जिंदगी के हर पल खुशियों से कम ना हो, आपका हर दिन ईद से कम ना हो। आज ईद है और पराक्रम रमज़ान के पाक महीने के बाद जो ईद मनाई जाती है, जिसे कि मीठी ईद भी कहा जाता है। आज का दिन हर्षोल्लास और भाईचारे का भी दिन है। आप सभी को ईद की ढेर सारी मुबारक। बिल्कुल अमृता, मैं हूं अमृता। बिल्कुल अमृता। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि आज ईद का दिन है। भारत दरअसल त्योहारों की धरती है और अमृता, ईद के साथ साथ आज अक्षय तृतीया का पर्व भी है। अक्षय तृतीया, क्या संयोग है। संयोग ये बहुत सुंदर है। और अक्षय तृतीया के लिए कहा जाता है कि आज का दिन बड़ा शुभ होता है। आज ही के दिन भागीरथ के प्रयासों से गंगा धरती पर आई थी। आज ही के दिन बद्री विशाल के पाठ भी खुलते हैं और आज के दिन दान का विशेष महत्व है। तो चूंकि भारत त्योहारों की धरती है, तो आप सभी को ईद के साथ साथ अक्षय तृतीया पर्व की भी शुभकामनाएं। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो क्या बात है, आज का दिन अपने आप में बेहद शुभ, दो खास त्योहार और इसी के साथ करते हैं आज के कार्यक्रम का आगाज। और सबसे पहले पराक्रम, हर रोज की तरह हेलो इंडिया के खास हाइलाइट्स चलिए बताते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार सुर्खियां भी और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। और इसी के साथ हेलो इंडिया में होगी हमारी नजर आज की गतिविधियों पर, डालेंगे क्या कुछ है आज खास। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी है, बताएंगे आपको यह दिन क्यों मनाया जाता है। साथ ही आज विश्व अस्थमा दिवस भी है, बताएंगे आपको दमा रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इतना ही नहीं, इसी के साथ हम पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास। और इसके साथ ही अगले आधे घंटे तक हेलो इंडिया में बहुत कुछ होगा खास, तो जुड़े रहिए मेरे और अमृता के साथ हेलो इंडिया में। और आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर ओलाफ ऑल्श से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कारोबार को गति देने, सांस्कृतिक संपर्कों समेत द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने बर्लिन में हरित और सतत ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश ने ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप बनाने का भी निर्णय लिया। तीसरे देश में भी दोनों देश ग्रीन परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से काम करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सदैव शांति का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कई देशों में बने संकट में यथासंभव मदद कर रहा है। जर्मन चांसलर ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अविलंब युद्ध रोकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंद प्रशांत को दुनिया के व्यस्ततम इलाका बताया उन्होंने, और ये बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में शांति की अत्यंत आवश्यकता है। शांति के पक्ष में है। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है। Another success of our bilateral exchanges today is the agreement on a migration and mobility partnership, which allows us to benefit from the enormous potential of migration and skilled labour to both our countries' interest and benefit. This goes to show that our relationship is not only broad and intensive, but it is also based on a deep sense of trust. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बर्लिन में जर्मनी की आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री श्वेजा शुल्ज से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्विटर पर कहा कि दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के कार्य, लचीलेपन और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला, तीसरे देशों से संबंधित साझेदारी और यूक्रेन संकट के आर्थिक प्रभाव पर चर्चा की। त्रिपक्षीय विकास सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर आज खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का आरंभ हो गया है। इस बार बद्रीनाथ में प्रतिदिन अधिकतम 15,000 श्रद्धालु, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 तीर्थयात्री दर्शन कर सकेंगे। जीवन बीमा निगम का आईपीओ संस्थागत निवेशकों के लिए खुल रहा है। आम जनता के लिए ये कल से 9 मई तक उपलब्ध रहेगा। LIC आईपीओ 17 मई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने आवास पर भूमि सुपोषण और संरक्षण पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा चलाए गए अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। निर्बाध दोहन से भूजल स्तर कम हो रहा है। ऐसे में भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जैविक खेती आज आशा की नई किरण है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। नए सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभालने के बाद राजनाथ सिंह के साथ उनकी ये पहली बैठक थी। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि उनकी प्राथमिकता संघर्ष के सभी मोर्चों पर मौजूदा और भविष्य की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च स्तरीय सैन्य तैयारी सुनिश्चित करना है। देश भर में ईद उल फितर का त्योहार आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, ईद उल फितर की शुभकामनाएं। यह शुभ अवसर हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाए। सभी को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से इस तरह के टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। कोर्ट की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा की जाती है। ऐसे में जब तक कोविड संक्रमितों की संख्या कम है, तब तक सार्वजनिक क्षेत्रों में टीकाकरण नहीं करवाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। केरल, ओडिशा और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सभी जगहों पर 31 मई को चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 3 जून को वोटों की गिनती होगी। चुनाव के लिए 4 मई से नामांकन दाखिल किया जाएगा, जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख जो है वो 11 मई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1076 नए मरीज सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 18,85,636 हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक 18,53,717 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,003 से 329 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। फिलहाल राजधानी में 5,744 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं। विमानन नियामक DGCA ने मुंबई दुर्गापुर उड़ान मामले की जांच के लिए एक बहुआयामी टीम गठित की है। स्पाइस जेट की मुंबई दुर्गापुर उड़ान को हवाई अड्डे पर उतरते समय रविवार को गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ का सामना करना पड़ा, जिस दौरान उसमें सवार करीब 15 लोग घायल हो गए। पंजाब से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित 3 सदस्यों ने कल शपथ ली। ये सदस्य आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा, राघव चड्ढा और अशोक कुमार मित्तल हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद भवन में अपने कक्ष में उन्हें शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश में व्याप्त बिजली संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि विभागीय मंत्री अपने महकमे की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करके हर स्तर पर बदलाव के प्रयास करें। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के मुताबिक कार्य योजना तैयार की जाए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज शिवसागर जिले में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिनों के उपलक्ष्य में आयोजित योग उत्सव में शामिल हुए। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि उनका मंत्रालय इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐतिहासिक स्मारकों को व्यापक पहचान दे रहा है।
पंजाब कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 26,454 भर्तियों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक विभाग, एक पेंशन, घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम, मुक्तसर जिले में नरमे की फसल के खराब होने पर 41.8 करोड़ रुपए मुआवजे को मंजूरी दी गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के नेताओं से कथित तौर पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए भाषा का हथकंडा अपनाने और सीमा मुद्दे का इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्नाटक अपनी 1 इंच भी जमीन पड़ोसी राज्य को नहीं देगा। उत्तराखंड सरकार वेद, पुराण, उपनिषद, गीता और रामायण जैसे ग्रंथों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार कर रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दून विश्वविद्यालय में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि छात्रों को अपनी संस्कृति और समृद्ध ज्ञान परंपरा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इन ग्रंथों की सामग्री को शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर विचार किया जा रहा है। ओडिशा में बढ़ते तापमान और गर्म हवा की वजह से सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। प्रदेश में अब स्कूल सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चलेंगे। राज्य भर के स्कूलों में यह फैसला लागू कर दिया गया है। और आइए अब राज्यवार सुर्खियों के बाद नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कर सकते हैं युद्ध का ऐलान। जेलेंस्की का तंज सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भूल गए हैं सबक। रूस यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हालांकि रूस इसे एक स्पेशल ऑपरेशन ही बता रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अब रूस 9 मई को औपचारिक रूप से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकता है। यूक्रेन का दावा है ब्लैक सी में रूस के 2 पेट्रोलिंग बोट तबाह किए गए हैं। अब तक 24,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 68वां दिन है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसके एक ड्रोन ने ब्लैक सी में रूस के 2 रैप्टर क्लास बोट को निशाना बनाया, उन्हें तबाह किया। वहीं जंग में अब तक 24,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। 26 महीने से चीन में फंसे भारतीयों ने कोरोना नियमों के कारण परिवार से मिलने को जो तरस रहे हैं वो भारत नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से गुहार लगाई है। चीन में फंसे भारतीय प्रोफेशनल्स ने भारत सरकार से अपने परिवार से मिलाने की गुहार लगाई है। नौकरी के कारण बीजिंग में मौजूद प्रोफेशनल्स का ये समूह कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से ही भारत नहीं लौट पाया है, क्योंकि चीन ने दूसरे देशों में आने जाने को लेकर सख्त पाबंदी लगा रखी है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने पूर्व पीएम इमरान खान पर आरोप लगाया है और कहा है कि इमरान अभी भी उसी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको उनके कार्यकाल में मिली थी। उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं और इसकी जांच की मांग की गई है। दुनिया भर के बच्चों में तेजी से फैल रही है रहस्यमय बीमारी, जिसने चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन में वायरल हेपेटाइटिस से दुनिया भर के लोग परेशान हैं, खासतौर से बच्चे इससे ज्यादा पीड़ित हैं। आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से हमने देखा हालात बहुत ज्यादा बिगड़े, लेकिन अब ब्रिटेन में ये जो रहस्यमय बीमारी है ये चिंता बढ़ा रही है। हालांकि इस पर शोध लगातार जारी है, वैज्ञानिक इस पर प्रयास कर रहे हैं और जल्दी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये बीमारी है क्या। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिवसीय विदेश दौरे के दूसरे दिन आज दोपहर 2 बजे कोपनहेगन पहुंचेंगे। दोपहर 2:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री निवास पर पहुंचेंगे और 3:45 पर दोनों प्रधानमंत्रियों को संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी होगा। शाम 5:30 पर प्रधानमंत्री डेनमार्क के व्यावसायिक व्यक्तियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही रात 8 बजे डेनमार्क में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और रात 11:10 पर प्रधानमंत्री की डेनमार्क की महारानी से मुलाकात होगी। ये तमाम सारी आज की गतिविधियां दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर हैं कोरोना के बाद से, और लगातार उनका ये जो प्रयास है वो प्रयास है कि कैसे द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर और मजबूत बनाया जाए, और इसी के तहत वो कोशिश करेंगे कि उनकी मुलाकात हो।
आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर हैं। इस दौरान वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बेंगलुरु के कांचीरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अमित शाह आज 12वीं सदी के समाज सुधारक और लिंगायत संत बसवन्ना को बसव जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नृत्यतुंगा विश्वविद्यालय सहित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला भी रखेंगे। बेल्लारी में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन, बेंगलुरु में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड परिसर का उद्घाटन भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो पराक्रम, ये थी आज की गतिविधियां जो कि आपने दर्शकों के साथ साझा की। और इसके अलावा अपने दर्शकों को बता दें कि हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल अमृता, और साथ ही संसद टीवी कू ट्विटर और इंस्टा पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ ही आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। और अमृता, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक बात और बता दें कि जो सुझाव हमें मिलते हैं, हम अक्सर कोशिश करते हैं कि उन सुझावों को अपनी कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं। तो सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। बिल्कुल, और आगे बढ़ें। और आगे आज क्या कुछ खास है अमृता? आगे आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आयुष मंत्रालय द्वारा असम के शिवसागर जिले के ऐतिहासिक शिवडोल परिसर में एक विशेष योग उत्सव का आयोजन किया गया है। दरअसल अमृता, हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और ये भारत की पहल है और आने वाला पूरे विश्व ने अपनाया है और ये आने भी वाला है। उसी को लेकर के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक 50 दिन पहले किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए। सैकड़ों लोगों ने इस ऐतिहासिक शिवडोल परिसर में योग किया। तो आपको हम ये तस्वीरें दिखाएंगे और बेहतरीन था नज़ारा जब इतने सारे लोग एक साथ योग कर रहे थे। उस समय की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है पराक्रम, वो पूरे माहौल को सकारात्मकता से लबरेज करती है। और इसीलिए कहा जाता है योग हो या ध्यान हो, जब सामूहिक तौर पे किया जाए तो उसका लाभ ज्यादा मिलता है। बिल्कुल, और ये योग दिवस अमृता हमारे भारत के गौरव को भी बताता है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति रही है हमारी योग की, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। तो आप इन नज़ारों का आनंद लीजिए। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अमृता और हम आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। गुजरात की पंचायतें कैसे बन रही हैं ई पंचायतें। इधर बहुत सारी सेवाएं दी जाती है, जैसे कि विधवा सहाय, आवक का दाखला, ई श्रम कार्ड, वो सारी सुविधा इधर दी जाएगी। कैसे उठा रही हैं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम। गरीब आदमी को 20 रुपए में खाना मिलेगा न, आराम से वो अपना जो है वो कंप्लीट करेगा। अगर होटल में खाना जाएगा तो ये डिश 100 रुपए में पड़ेगी उसको। और कैसे वहां हो रहा है सफाई और पर्यावरण के बीच संतुलन। देखिए लोकतंत्र भव्य, विशाल, अद्वितीय, मंगलवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। पराक्रम, हम जानते हैं कि इतिहास हमारा आधार है, हमारी बुनियाद है, हमारा अतीत है और भविष्य को संवारने के लिए, सजाने के लिए इतिहास को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि गौरवशाली इतिहास की जो नींव है अमृता, उसी नींव पर हम ये कह सकते हैं कि समृद्धशाली भविष्य की इमारत हम खड़ी कर सकते हैं। तो आइए नजर डालते हैं 3 मई यानी कि आज की तारीख से जुड़े इतिहास पर। 3 मई वर्ष 1968 में ब्रिटेन में पहला हृदय ट्रांसप्लांट किया गया। लंदन के नेशनल हार्ट हॉस्पिटल में 18 डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम ने पहला सफल हृदय प्रतिरोपण एक 45 वर्षीय पुरुष पर किया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व दक्षिण अफ्रीकी मूल के सर्जन डोनाल्ड रॉस ने किया था। इस पहले हृदय ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में 7 घंटे से ज्यादा का समय लगा। 26 वर्षीय मजदूर पैट्रिक रॉयन ने इस ऑपरेशन के लिए अपना हृदय दान किया था। 3 मई वर्ष 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ। डॉक्टर हुसैन भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। महज 23 वर्ष की आयु में वे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य बने और बाद में इसके उप कुलपति भी बने। डॉक्टर हुसैन सार्वजनिक जीवन में अनुशासन के पक्षधर थे और शैक्षणिक सुधार आंदोलनों में 1930 के दशक से सक्रिय रहे। उन्हें वर्ष 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1962 में ये भारत के उपराष्ट्रपति बने और वर्ष 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इतिहास के बाद अमृता, आइए बात कर लेते हैं आज के खास दिन की। और जैसा कि हमने दर्शकों को शुरुआत में भी बताया था कि आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है क्योंकि ये लोगों के विचारों को प्रभावित करने और उन्हें परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल पराक्रम, निष्पक्ष पत्रकारिता ही लोकतंत्र की मजबूती है और इसलिए हर साल 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हर साल ये दिन किसी थीम यानी विषय पर आधारित होता है और इस साल की जो थीम है वह विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का जो विषय है वो है सूचना से जन कल्याण, जो जनहित कार्यों में सूचना के महत्व को दर्शाता है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के खास दिन के बारे में, इसका महत्व क्या है और इसे मनाने का मकसद क्या है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है क्योंकि ये लोगों के विचारों को प्रभावित करने या परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाता है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। इसलिए हर साल 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। साल 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 3 मई को इस दिवस की घोषणा की थी। साल 1993 में यूनेस्को महासम्मेलन के 26वें सत्र में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था और तब से अब तक हर साल 3 मई को ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस यानी मीडिया की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही ये दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता की भी बात करता है। ये दिन बताता है कि लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उसे बहाल करने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 मई को यूनेस्को द्वारा गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया जाता है, जिसकी शुरुआत साल 1997 में हुई थी। ये पुरस्कार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति या फिर संस्थान को दिया जाता है। और अमृता, इस बात पर हमें गर्व महसूस होता है कि आप और हम और हमारे जैसे कई सारे पत्रकार जो इसके जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं वो एक तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका को निभाते हैं। बिल्कुल, और पत्रकारिता असल मायनों में तभी सही है और सच्ची है जब वो जन सरोकारों से जुड़ी है, बिल्कुल जन मुद्दों से जुड़ी है, लोकतांत्रिक नींव को मजबूत करने के लिए जुड़ी हुई है, लगी हुई है। और इसके बाद पराक्रम हम आगे बढ़ेंगे और जानते हैं कि आजकल की जो फिज़ा है वो कितनी प्रदूषित हो चुकी है। हवाओं में हम कहते हैं जहर सा घुल गया है और ऐसे में जो बीमारियां हैं खासकर सांस से जुड़ी हुई वो हम देख रहे हैं कि इंक्रीज़ होती हैं। और ये बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल जो है वो आज दुनिया भर में अस्थमा के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या को बढ़ा रही है।
बिल्कुल, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए विश्व अस्थमा दिवस मनाने की शुरुआत हुई ताकि मरीजों को इस रोग के प्रति ध्यान आकर्षित किया जा सके और सही समय पर इसकी रोकथाम की जा सके। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए क्यों। अस्थमा एक खतरनाक बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो जिंदगी भर रहती है, परंतु कुछ दवाओं और एहतियात के जरिए हम इस पर काबू जरूर पा सकते हैं। अस्थमा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उचित उपचार और इलाज से कैसे इसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके लिए हर साल मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस की शुरुआत 1993 में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से की गई थी। वर्ष 1998 में इस दिन का आयोजन 35 से अधिक देशों में किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य दिवसों में से एक माना जाता है। अस्थमा को दमे की बीमारी भी कहते हैं। यह सांस फूलने की बीमारी है। अस्थमा के रोगियों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा वाली चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए। केवल परहेज ही अस्थमा की बीमारी से आपको सुरक्षित रख सकता है। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं अमृता संसद टीवी पर जो दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं उसकी जानकारी दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल, हेलो इंडिया के बाद आप देखिए शाम 7 बजे मुद्दा आपका, 7:30 बजे आप देख सकते हैं लोकतंत्र राउंड अप। रात 8 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हमारा हिंदी न्यूज बुलेटिन और रात 8:30 बजे इंग्लिश डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम पर्सपेक्टिव। और इसी के साथ रात 9 बजे आप देखिए इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज। रात 9:30 बजे लॉज दैट शेप्ड इंडिया। और इसी के साथ अमृता, देश भर में जो भीषण गर्मी पड़ रही है वो एक बड़ी चिंता की बात है। हम लू के थपेड़ों की बात हमने की और खबर में भी हमने बताया, तो ये ऐसा समय है जिसमें हम सभी को अपने साथ साथ एक दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बचाव रखने की ज़रूरत है। और जैसे कि प्रोडक्शन भी रहा है मौसम विभाग का कि इस बार की जो गर्मी है उसने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच लोग राहत पाने के लिए देश के ठंडे इलाकों का रुख भी कर रहे हैं पराक्रम, और देश भर में लोग सुहानी वादियों का लुत्फ उठाने के लिए जम्मू कश्मीर की वादियों का रुख इस बार कर रहे हैं। बिल्कुल, और अमृता ऐसी खबरें जब हम देखते सुनते हैं तो मन करता है कि हम भी छुट्टी लेकर के क्यों ना पहाड़ों पर जाएं और दिल्ली की गर्मी से थोड़े से हम निजात पाएं। तो पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि ये जो मौका है उनके लिए बेहद अच्छा है, क्योंकि कोरोना के बाद से जो स्थिति थी वो अब सामान्य हो रही है और उसके बाद में जैसे जैसे सैलानी ठंडी इलाकों पर, पहाड़ी इलाकों पर उमड़ रहे हैं, उनका जो व्यवसाय है, उनका जो रोजगार है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये एक सुखद सहयोग हम कह सकते हैं अमृता, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना में कितना आर्थिक नुकसान भारत ने, पूरी दुनिया ने झेला। बिल्कुल, तो आपको ये तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की वादियों में पर्यटक जो हैं वो लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कि हेलो इंडिया में जो भी खबरें दिखाई गई हैं, पॉजिटिव स्टोरीज, वो आप हमारे संसद टीवी के सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप संसद टीवी को भी प्ले स्टोर के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं और आप संसद टीवी के तमाम सारे कार्यक्रमों को संसद टीवी ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत। आप सभी का दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखिएगा। और अमृता, गर्मी का जिक्र हमने किया तो दर्शकों से हम एक संसद टीवी एक अपील करना चाहेगा कि आप अपने घरों के बाहर जितना हो सके कुंडों में पंछियों के लिए, पक्षियों के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए दाना और पानी जरूर रखें। बिल्कुल, पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है और इस पुण्य को आप जरूर कमाइए। इसी के साथ मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।